जय हिंद, नमस्ते। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। हम लोग बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अगर आप वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप लिंक पे क्लिक करो और पार्ट 1 आप पहले देख लो। पार्ट 1 में हम लोग इनकी चाइल्डहुड के बारे में बात किए हैं, इनकी स्कूलिंग लाइफ के बारे में बात किए हैं, इनके कॉलेज में फिर कैसे परमहंस जी से मिलते हैं जाकर, फिर पूरे भारत में घूम घूम कर कैसे लोगों को एजुकेट करते हैं, पूरे मासेस को एजुकेशन के बारे में बताते हैं, अवेयरनेस के बारे में बताते हैं, इग्नोरेंस के बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ विमेन को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं, रूरल अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स पे ये लोगों को जाकर समझाने की कोशिश करते हैं। फिर ये सोचते हैं कि हमको वेस्ट जाना चाहिए, हमको पश्चिमी देशों का भ्रमण करना चाहिए, वहां के लोगों को जाकर वेदास, वेदांतास और योग के बारे में बताना चाहिए। इसके साथ साथ उपनिषद के बारे में बताना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझाना चाहिए और भारत में क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, उसके बारे में जाकर हमको वेस्ट में बताना चाहिए। फिर ये सोचते हैं कि कहां जाएं, तो उस समय पर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन होने वाला था यूएसए में, शिकागो में। फिर ये सोचते हैं शिकागो जाने के लिए, तो बहुत सारे राजा इनको फंडिंग करने के लिए तैयार हो गए कि हम पैसा दे रहे हैं, आप मेरे पैसे पर जाइए। तो फिर ये राजा को मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम क्राउड फंडिंग के थ्रू जाएंगे, हम आम लोगों का पैसा लेकर और उस पैसे से अपने एक्सपेंसेस को अपना फुलफिल करेंगे और तब हम जाएंगे यूएसए। तो फिर ये यूएसए के लिए निकलते हैं 31 मई 1893 को। 30 जुलाई को पहुंचते हैं 1893 को, मतलब 60 डेज लगता है जाने में। अब वो जब जाते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज होकर जाते हैं, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, वहां के भी जो भी स्पिरिचुअल प्लेसेस थे वहां भी घूमते हैं और वहां ये 6 वीक्स पहले पहुंच जाते हैं, मतलब 42 दिन पहले पहुंच जाते हैं। 11 सितंबर 1893 को वहां पर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ऑर्गेनाइज था। अब ये 42 दिन कैसे सरवाइव करें, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। वो बताते हैं अपने इस बुक में, कभी कहीं उनका लाइन लिखा हुआ है, द एक्सपेंसेस आई एम बाउंड टू रन इनटू हियर इज हॉरिबल, ऑफुल। ऐसे बताते हैं कि जो भी मेरे पास पैसा है उसमें यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। 100 टाइम्स वो सोचे कि हम अपने देश चले जाएं वापस, यहाँ पे क्यों अभी हम रह रहे हैं, क्यों सरवाइव कर रहे हैं। खाने के लिए उनको भोजन तक नहीं मिलता था, सोने के लिए जगह नहीं मिलता था, एक बेड नहीं मिलता था। फिर ये सोचे कि यही शायद ऊपर वाले का नजरिया है कि आप इसी तरीके से रहें, उनका यही मेरे लिए अभी काम है कि इसी तरीके से रहकर और लोगों को यहाँ समझाएं और बताएं। जब भी मेरा को मौका मिलेगा उस समय हम जाएंगे और रिलीजन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में बोलेंगे। फिर वो रास्ते में जा रहे थे तो डोर डोर भिक्षा मांगने लगे, भिक्षा मांग कर और अपना वहां पे पालन पोषण वो कर रहे थे। फिर लास्ट में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन होता है, तो वहां पे इनको सबका ड्रेस को डिसाइड था, टाई सूट वगैरह पहन कर आना है और ये पहनकर अपना गए थे, जो बस्तर अपना इंडियन ड्रेस पहनते थे, धोती कुर्ता और भी गेरुआ रंग का। तो इनको लोग एंट्री नहीं दिया। एंट्री भी इनको मिला तो बोला गया कि ये सबसे लास्ट में बोलेंगे। अब सब कोई जब बोल लिया, 125 रिलीजन के लोग बोल लिए, तो लास्ट में इनको 2-4 मिनट दिया गया बोलने के लिए। वहां जाते हैं और जाकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको सबको पता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 2 मिनट तक सिर्फ तालियां बजती है वहां पर, और फिर बीच बीच में बोलते हैं और तालियां बजती हैं, बोलते हैं, साइलेंट हो जाता है और तालियां बजती हैं। अब 2-4-10 मिनट इनको बोलने का टाइम था, सब कोई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बोलता था। ये लगातार 1.5 घंटा तक बोलते रहे और उसके बाद लगातार 2 साल तक बोलते रहे। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में और बहुत सारे सभाएं में संबोधन जाकर किए। सप्ताह में 15-15, 20-20 लेक्चर्स इनका हुआ करता था, एक सप्ताह में। बहुत है उस समय के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो। पूरे अमेरिका में घूम घूम कर ये लेक्चर्स दिए, पूरे यूरोप में घूम घूम कर ये लेक्चर्स दिए, लोगों को समझाएं। 2 साल तक ये बोलते ही रहे हैं। बहुत सारे लोग इनको ये फंडिंग किए कि आप अपने देश में ये करवाइए, वो करवाइए। जगदीश चंद्र बोस जो बंगाल के हैं, वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलते हैं। इन्हीं के द्वारा मिला गया जो भी पैसा था, उस पैसे को यहाँ पे इंडिया में वो रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलते हैं। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में आप जानते होंगे। फिर उसके साथ साथ टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला इनको हेड करने के लिए, एक कॉलेज खोल रहा था, तो उसमें ये बोले नहीं, अभी हम उसमें कोई हेड वगैरह नहीं करेंगे। इनके ही मोटिवेशन से जमशेदजी टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोले थे, और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट टाटा बहुत सारे खोले थे। इन्हीं के इंस्पिरेशन से ये बोले थे उनको कि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलिए इंडिया में, इंडिया के यूथ को एजुकेशन चाहिए।
फिर ये जब भारत वापस आते हैं तो भारत में भी बहुत जगह घूमते हैं, वहां भी सेम लेक्चर्स देते हैं और फिर ये सोचते हैं कि श्री रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन का एक हम स्थापना करेंगे। बिकॉज फॉरेन में जो कोई फंडिंग करता था या फिर कोई बड़ा काम करना था तो कैसे ये करेंगे। आज मतलब 100 से ज्यादा इनकी संस्थाएं हैं बहुत सारे देशों में, 50-60 देशों में इनकी संस्थाएं हैं, 150-200 तो इंडिया में सिर्फ है। और इस तरीके से वो लोग सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, एजुकेशन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों को। आप हमारे जो भी यूथ है उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहेंगे अच्छा हेल्थ, उनको हेल्थ ये दे रहे हैं। रूरल अपलिफ्टमेंट पे ये लोग काम कर रहा है श्री रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन के तहत। फिर ट्राइबल वेलफेयर की ये लोग कुछ काम करता है, बात करता है, कल्चरल एक्टिविटीज करवाता है लोग, यूथ मूवमेंट चलाता है लोग, अवेयरनेस फैलाता है लोग, स्पिरिचुअलिटी के प्रति लोगों को अवेयर करता है लोग। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये लोग काम करता है, कहीं अर्थक्वेक वगैरह आ गया या फिर और कोई परेशानियां कहीं पर आ गई, बाढ़ वगैरह आ गया, कहीं आग लग गया तो जल्दी से जो भी वहां पे रिलीफ पहुंच सकता है, जैसे कैसे हमारा इस्कॉन करता है उसी तरीके से हमारा श्री रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन करता है। अगर आप बंगाल जाएं तो श्री बेलूर मठ जरूर विजिट करें, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी संस्थान है जो कि इनकी नहीं की है, स्वामी विवेकानंद की दूरदृष्टि का वो आज परिणाम है जो कि बहुत सारे लोगों को सर्व कर रहा है, हमारे सोसाइटी को सर्व कर रहा है। उस समय बंगाल में एपिडेमिक बहुत आया करते थे, बहुत रोग वगैरह फैल जाता था, तो उस समय इन्हीं संस्थान के साथ साथ स्वामी जी लोगों को मदद करते थे, लोगों को हेल्प करते थे, लोगों को खाना पहुंचाते थे। स्टारवेशन से लाखों लोग मरे हैं, करोड़ों लोग मरे हैं हमारे बंगाल में। बंगाल फेमाइन वाज द बिगेस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट वाज द ब्लैक हिस्ट्री यू कैन से। तो उस समय पर ये फेमाइन वगैरह जो भी आता था तो लोगों को खाना खिलाने की कोशिश करते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अभी पैंडेमिक हुआ था, इसमें भी रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन बहुत बढ़ चढ़कर लोगों को हेल्प किया। इसके साथ साथ जब 1897 में ये स्टार्ट किए फिर से भारत यात्रा, फिर लखनऊ, अंबाला, पंजाब, पूरा जम्मू कश्मीर, देहरादून, बरेली, अल्मोड़ा, बहुत सारे लेक्चर्स दिए, जहां जहां हो सकता था संस्थान थोड़े बहुत बनाए और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। जो भी इनका मिशन था, जो भी रामकृष्ण परमहंस इनको शिक्षा दिए थे, उससे ये लोगों को अवेयर कराने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ ये यूथ को इंडिविजुअल कैरेक्टर पे बात करते थे कि आप अपना खुद का कैरेक्टर बनाइए, आप अपने आप पे काम कीजिए। सबसे पहले नेशन का स्ट्रेंथ बताते थे कि क्लासरूम्स में होता है, नेशन के स्ट्रेंथ हमारे युवा हैं, हम अपने युवा को ट्रेन करें, एजुकेट करें। जो भी सब उस समय बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जैसे कि आज हम लोग खाना आराम से खा पाते हैं, इतने स्वादिष्ट भोजन हर जगह मिल जाता है, लंगर वगैरह में या फिर कहीं मंदिर वगैरह में, प्रसाद वगैरह में। तो उस समय पर इतना आम तरीके से खाना भी नहीं मिल पाता था लोगों को, इतना ज्यादा गरीबी था उस समय पर। जो भी अंग्रेज थे जबरदस्ती नील का खेती करवाते थे, हमारे जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे उनका वो खेती मतलब जला देते थे, इस तरीके का वो क्रूरता करते थे। और उस समय पर काम माइंड से एकदम एक स्पिरिचुअल तरीके से लोगों को हेल्प करना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे इनके डिसिपल्स हुए, वीमेन एम्पावरमेंट का ये बहुत बात करते थे। ये बोलते थे जैसे एक बेलूर मठ की स्थापना किए थे जाकर 1899 में, वैसे ही बोल रहे थे कि गंगा के उस तरफ एक वीमेन के लिए मठ हो जहां पे बहुत सारी लड़कियां आकर रहे हैं, वहां पर एजुकेशन ले, और जब 4-5 साल वो एजुकेशन वहां ले ले और फिर वो घर जाएं, अपना मैरिज करना है तो मैरिज करें, पब्लिक लाइफ में जाना है तो पब्लिक लाइफ में जाए, जो भी उनका अपना लाइफ है उसको वो जाकर कंटिन्यू करें। इसके साथ साथ जब ये बेलूर मठ का स्थापना किए तो वहां पर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग सेंटर बना दिए, लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहे थे, समझा रहे थे। इनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, बहुत सारी बीमारियां इनको धीरे धीरे समय दर समय पकड़ ली। उस समय इतना ये सेंसिटिव नहीं रहा करते थे, मतलब उस समय बहुत सारी बीमारियां भी थी, जैसे कैंसर वगैरह, माइग्रेन, अस्थमा, फीवर, इंडाइजेशन, किडनी डैमेज और भी बहुत सारी, जैसे गैस, बैक पेन, हार्ट पेन। बोला जाता है कि इनको 31 बीमारियां थी स्वामी जी को। 39 की एज में इनकी 31 बीमारियां थी। आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा ये पेन में रहा करते थे, और फिर भी काम माइंडसेट से 1 घंटा बोला जाता है ये रात में सोते थे, 1 से 1.5 घंटा सोकर, और इतना बिजी शेड्यूल कंटिन्यू कर लेना, दैट वाज अ ग्रेट टास्क। बोला जाता है कि इनका जब देहांत हुआ तो ये मेडिटेशन में ही थे, लास्ट समय पर मेडिटेशन कर रहे थे। 4 जुलाई 1902 को देहांत हुआ, उस समय ये मेडिटेशन कर रहे थे। बोला जाता है कि टहल कर आए, रूम में गए, बोले कि अभी कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहां
मेडिटेशन करते करते इनका देहांत हो गया। बहुत सारी ये बुक्स लिखे हैं, जैसे राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, जन योग, माय मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। बहुत सारे इनकी बुक्स हैं जो कि लेक्चर्स में हैं और 4-5 किताबें इन्होंने लिखी है। इनके जो डिसिपल्स हैं बहुत सारे हुए हैं, जैसे कि श्रद्धानंद के बारे में हम आपको बताए ही हैं, अशोकानंद एक हैं, सिस्टर निवेदिका है, उसके साथ साथ विराजानंद हैं। बहुत सारे डिसिपल्स हुए और बहुत सारे लोग इनसे इंस्पिरेशन लिए हैं। उनमें रविन्द्रनाथ टैगोर है, बोलते हैं कि इंडिया को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को आप पढ़ लो, इंडिया को समझ जाओगे। सुभाष चंद्र बोस है, वो बोलते हैं अगर आज स्वामी विवेकानंद जिंदा होते तो मैं उनके पैरों के पास होता। ऐसे हमारे सुभाष चंद्र बोस स्वामी जी को देखते थे। इसके साथ साथ महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दीवान ऑफ मैसूर, महाराजा ऑफ मैसूर, बिपिन चंद्र पाल, श्री अरविंदो, नेहरू से लेकर मोदी जी तक, ये सारे लोग डिसिपल्स हैं स्वामी विवेकानंद के। राजेंद्र प्रसाद से लेकर प्रणब मुखर्जी तक, ये सारे लोग डिसिपल्स हैं। जयललिता से लेकर ममता बनर्जी तक, ममता दीदी तक, ये सारे डिसिपल्स हैं। इसके साथ साथ जमशेद जी टाटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में स्थापना किए, ये इन्हीं की इंस्पिरेशन से, स्वामी जी के इंस्पिरेशन से स्थापना किए। इसके साथ साथ विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, सी राजा गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिनके बर्थडे पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, वो भी तो इंडियन फिलोसफी जैसी बुक लिखे हैं, तो वो भी इन्हीं के डिसिपल थे, स्वामी विवेकानंद के डिसिपल्स थे। इसके साथ साथ रामदेव बाबा, अन्ना हजारे, डॉक्टर कलाम, फॉरेनर में आप जाओ तो बराक ओबामा, निकोला टेस्ला, ये सारे डिसिपल्स हैं हमारे स्वामी विवेकानंद के। इनकी बहुत सारी इंसिडेंट है छोटी छोटी, बहुत ये फोकस्ड क्रैकर वाले पर्सन थे। एक विमेन बोलती है इनको यूएसए में कि आपके जैसा हमको एक बेटा चाहिए, आप हमसे शादी कर लीजिए। ये बोलते हैं इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है, मैं ही आपका बेटा बन जाता हूँ। वो विमेन हिल गई थी। एक इंसिडेंट है, ये ट्रेन में जा रहे थे और कुछ फॉरेनर्स इनके बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे। फिर टीटी आया, टीटी को ये टिकट दिए, तो उस समय अंग्रेजी में टीटी से बात किए। तो जब अंग्रेजी में बात किए तो फिर जो भी अंग्रेज थे उनसे पूछे कि हम लोग अभी आपके बारे में भला बुरा बात किए हैं, आप परेशान नहीं है? तो स्वामी जी रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मैं पहली बार मूर्खों को नहीं देख रहा हूँ, ये बहुत बार मैंने देख चुका हूँ। इनकी बहुत बड़ी बड़ी कोट है, उनमें से कुछ कोट्स मेरे पास हैं। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज रीच्ड। ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक ये गोल का बात नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअल गोल का भी बात कर रहे हैं इसमें। और उसके साथ साथ बोलते हैं कि अगर आप जैसा बनना चाहते हो वैसा आप फील करो, सोचो। वो तो अब बताओ, आज हम लोग ये लोग डिस्कस कर रहे हैं सारी बातें, बट ये 150-200 साल पहले हमारे स्वामी जी बोलकर और चले गए हैं इस दुनिया से। तो ये था स्वामी जी के बारे में छोटी सी एक लेक्चर। हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे किसी और बड़े पर्सनालिटी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सी यू वेरी सून।